आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 13 स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट सेकंड नई शक्तियों का आविर्भाव को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 6वां पार्ट है। अगर आप पहले 5 पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो हम शुरू करते हैं युद्धोत्तर काल का संघर्ष। अप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत के स्वाधीनता संघर्ष ने एक नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह तथा आजाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया था। जेलों से राष्ट्रीय नेता जब रिहा हुए तो जनता स्वाधीनता और उसे आपसी समझौते के द्वारा अपनी कुछ शक्तियां सौंप सकते थे। यह नया संघर्ष आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमों के विरोध में एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। सरकार ने आजाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग ब्रिटिश भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे जिन पर ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ भंग करने और इस प्रकार गद्दार होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के रूप में किया। पूरे देश में उनकी रिहाई की मांग को लेकर विशाल जन प्रदर्शन हुए। पूरा देश उत्तेजना से और इस आशा से भरा था कि अब की बार का संघर्ष विजयी होगा। इसीलिए वह इन नायकों को सजा दिए जाने की छूट नहीं दे सकती थी। ब्रिटिश सरकार भी इस समय भारतीय जनमत को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि कोर्ट मार्शल में आजाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में भी भलाई समझी। ब्रिटिश सरकार के इस बदले रवैये के अनेक कारण थे। प्रथम, युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया था। युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की जगह अमेरिका और सोवियत संघ बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे। ये दोनों भारत की स्वतंत्रता की मांग के समर्थक थे। द्वितीय, ब्रिटेन युद्ध में जीतने वाले पक्ष में था अवश्य, मगर अब उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने को संभालने में ही वर्षों लग जाते। इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह अब लेबर पार्टी की सरकार थी और उसके अनेक सदस्य कांग्रेसी की मांगों के समर्थक थे। ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक हार चुके थे। लगभग 6 वर्षों तक लड़ने और खून बहाने के बाद अब वे और कई साल घर से दूर भारत में रहकर वहां की जनता के स्वाधीनता संघर्ष को कुचलने के लिए तैयार नहीं थे। तृतीय, ब्रिटिश भारतीय सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ के नागरिक प्रशासन के भारतीय सदस्यों और सशस्त्र सेनाओं पर भरोसा नहीं रह गया था। आजाद हिंद फौज की घटना ने दिखा दिया था कि देशभक्त की भावना भारतीय सेना में भी फैल चुकी थी, जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार थी। आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1946 में बंबई में भारतीय नौसेना के जहाजियों के विद्रोह ने किया। ये जहाजी सेना और नौसेना से 7 घंटों तक लड़ते रहे और उन्होंने समर्पण तभी किया जब राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा। दूसरी कई जगहों पर भी जहाजियों ने उनकी सहानुभूति में हड़ताल की। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में भी व्यापक हड़तालें हुई। ब्रिटिश शासन के 2 और प्रमुख आधारों अर्थात
पुलिस और नौकरशाही में भी राष्ट्रवादी झुकाव के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उनका भरोसे के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए बिहार और दिल्ली के पुलिस बलों ने हड़तालें की। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय जनता अब आत्मविश्वास से भरपूर और टकराने के लिए तैयार नजर आ रही थी। अब वह विदेशी शासन के अपमान को और झेलने के लिए तैयार न थी। अब आजादी मिलने तक आराम उसके लिए हराम था। नौसेना का विद्रोह तथा आजाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई के लिए हड़ताल हो चुकी थी। इसके अलावा 1945 से 1946 में अनेक आंदोलन, हड़तालें, काम बंदियां और प्रदर्शन पूरे देश में और हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे अनेक रजवाड़ों तक में भी हुए। उदाहरण के लिए नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कलकत्ता में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। 3 दिन तक नगर में सरकार नाम की कोई चीज रही ही नहीं थी। फिर 12 फरवरी 1946 को भी आजाद हिंद फौज के एक और बंदी अब्दुल रशीद की रिहाई की मांग को लेकर नगर में एक और जन प्रदर्शन हुआ। 22 फरवरी को बंबई में एक पूर्ण हड़ताल हुई तथा कारखानों और दफ्तरों में काम ठप रहा। यह सब विद्रोही जहाजियों के समर्थन में था। इस जन उभार को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी। 48 घंटों के अंदर सड़कों पर 250 से अधिक लोग गोली के शिकार हुए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मजदूर असंतोष भी फैल रहा था। शायद ही कोई उद्योग रहा हो जिसमें हड़ताल न हुई हो। जुलाई 1946 में डाक, तार मजदूरों ने देशव्यापी हड़ताल की। अगस्त 1946 में दक्षिण भारत में रेल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1945 के बाद जैसे तैसे स्वाधीनता का समय वापस आया। किसान आंदोलनों में एक नया उबाल आया। युद्ध के बाद किसानों का सबसे जुधारू संघर्ष बंगाल के बटाईदारों का तेभागा संघर्ष था, जिसमें घोषणा की गई कि वह अब जमींदारों को फसल का आधा नहीं बल्कि 1/3 भाग ही देंगे। जमीन के लिए तथा ऊंचे लगानों के खिलाफ हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में भी संघर्ष हुए। कामबंदी, हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन करने में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, पटियाला आदि रजवाड़ों में भी जन उभार और संघर्ष फैल उठे। 1946 के आरंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम सिद्ध हुए। सामान्य सीटों में से अधिकांश सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों में से अधिकांश मुस्लिम लीग को मिली। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट मिशन ने 2 स्तरों वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिससे आशा की गई कि बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर भी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा जाए। इस योजना में प्रांतों और रजवाड़ों का एक संघ होता और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण होता। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे, लेकिन दोनों एक ऐसी अंतरिम सरकार की योजना पर सहमत न हो सके जो एक स्वतंत्र और संघीय भारत के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा का गठन करती। कैबिनेट मिशन की जिस योजना पर दोनों पहले सहमत हो चुके थे, उसके बारे में भी दोनों ने अलग अलग व्याख्याएं सामने रखी। अंततः सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। कुछ हिचक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया।
20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा, लेकिन मिलने वाली स्वाधीनता की खुशियों पर अगस्त 1946 के बाद भड़कने वाली व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर दिया। हिंदू और मुसलमान संप्रदायों ने इस जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया और क्रूरता से एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। न्यूनतम मानव मूल्यों का इस तरह उल्लंघन होते और सत्य अहिंसा को ताक पर रखा जाते देख महात्मा गांधी दुख से भर उठे। उन्होंने दंगे रोकने के लिए पूर्वी बंगाल और बिहार की पदयात्रा की। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने में दूसरे अनेक हिंदू मुसलमानों ने भी प्राणों से हाथ धोए, लेकिन इसके बीज सांप्रदायिक तत्वों ने विदेशी सरकार की सहायता से बहुत गहरे बोए थे। गांधी जी और दूसरे राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक पूर्वग्रह और भावनाओं से जूझते रहे, मगर बेकार। अंत में मार्च 1947 में वायसरॉय बनकर भारत आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी लंबी बातचीतों के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला। देश स्वाधीन तो होगा, मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन होगा और भारत के साथ पाकिस्तान नामक एक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा और सांप्रदायिक दंगों का अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने दो राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का 1/3 भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत की जनसंख्या में मुसलमानों के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही थी। वे केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहां मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब, बंगाल और असम का भी विभाजन आवश्यक हो गया। मुस्लिम लीग को एक घुन लगा, पाकिस्तान ही मिला। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए वहां जनमत संग्रह कराने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में, देश का विभाजन तो हुआ, मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया, मगर इसलिए नहीं कि यहाँ दो हिंदू और मुसलमान समुदाय रहते थे, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुसलमान सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन ना होता तो वह सियाना और बर्बर सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों का संहार होता। अगर ये दंगे देश के किसी एक वर्ग तक सीमित होते तो कांग्रेस के नेता उन्हें दबाने और विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के प्रयास करते, लेकिन दुर्भाग्य से यह आपसी मारकाट हर जगह हो रही थी और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही सक्रिय भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश पर अभी भी विदेशियों का शासन था, जिन्होंने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। उल्टे अपनी फूट डालने वाली नीतियों से विदेशी सरकार ने इन दंगों को प्रोत्साहन ही दिया, शायद इस आशा में कि वह दोनों नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आपस में लड़ा सकेंगे। यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर अपने दो राष्ट्रों के सिद्धांत में फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि वे क्या करें, तो जिन्ना ने कहा कि उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा, आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्न को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया था, वह अब वे
उसको फिर से बोतल में बंद करने की बेकार कोशिश कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। रजवाड़ों को यह छूट दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वे शामिल हो जाएं। रजवाड़ों की जनता के व्यापक आंदोलनों के दबाव में और गृह मंत्री सरदार पटेल की सफल कूटनीति के कारण अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम तथा जम्मू कश्मीर के महाराज कुछ समय तक अगर मगर करते रहे। काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, मगर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और वहां एक जनमत संग्रह कराया गया, जिसका परिणाम भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की, मगर वहां तेलंगाना क्षेत्र में कुछ एक आंतरिक विद्रोह तथा वहां भारतीय सेनाओं के पहुंचने के बाद उसे भी 1948 में भारत में शामिल होना पड़ा। कश्मीर के महाराजा ने भी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने में देर की, मगर वहां की जनता, जिसका नेतृत्व नेशनल कांग्रेस कर रही थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। मगर कश्मीर पर पाकिस्तान के पठानों तथा अनियमित फौजी दस्तों के हमले के बाद उसे भी अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। देशभक्तों की कई पीढ़ियों के बलिदान तथा अनगिनत शहीदों के खून का फल आखिर हमें मिला। उनका सपना अब सच्चाई बन चुका था। 14 अगस्त की रात में संविधान सभा के आगे दिए गए अपने एक स्मरणीय वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा, वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि पूरी तरह ना सही तो बहुत ही काफी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा और जब पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी ही वह क्षण आता है, मगर आता अवश्य है, जब हम पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब किसी राष्ट्र के लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुखर होती है। उचित यही है कि हम इस पुनीत क्षण में भारत के एक और संभवतः अंतिम संघर्ष की आशा करने लगे, उसकी जनता की सेवा के प्रति और उससे भी व्यापक कर मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें। आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त होता है और भारत ने पुनः अपने आप को पा लिया है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं, वह निरंतर प्रयत्न चाहती है ताकि हम वे संकल्प पूरे कर सकें जो हम प्रायः करते आए हैं। परंतु यह उल्लास जिसे असीम और आबाद होना चाहिए था, दुख और उदासी से भरा हुआ था। भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो चुका था और भाई भाई से बिछड़ चुका था। इससे भी बुरी बात यह थी कि स्वतंत्रता के इस क्षण में भी अवर्णनीय बर्बरता के साथ सांप्रदायिकता का दानव भारत और पाकिस्तान दोनों में लाखों लोगों के बलि दे रहा था। अपने पूर्वजों की धरती से नाता तोड़कर लाखों लाख शरणार्थी इन दो नए राज्यों में पहुंच रहे थे। राष्ट्र का विजय के इस क्षण में घटित इस त्रासदी के प्रतीक वहीं गांधी जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता को अहिंसा, सत्य, प्रेम, साहस, शूरवीरता का संदेश दिया था, जो भारतीय संस्कृति के
उत्कृष्टतम तत्वों के प्रतीक थे। राष्ट्रीय हर्ष के इन दिनों में भी वे घृणा से चूर बंगाल के गांव में चक्कर लगा रहे थे और उन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जो उस समय की वह सियाना सांप्रदायिक हत्याकांडों के द्वारा स्वतंत्रता की कीमत चुकाने का काम कर रहे थे। और इन खुशियों की गूंज अभी थमी भी ना थी कि 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे घृणा से चूर एक धार्मिक कट्टरपंथी ने उस चिराग को बुझा दिया जो 70 वर्षों से हमारे इस देश में उजाला फैलाता आ रहा था। इस तरह गांधी जी एकता के जिस उद्देश्य के प्रति हमेशा समर्पित रहे उसी के लिए शहीद हो गए। एक अर्थ में स्वाधीनता की प्राप्ति के रूप में देश ने अभी सिर्फ पहला कदम उठाया था, अर्थात विदेशी शासन को उखाड़ फेंककर उसने राष्ट्रीय पुनर्जन्म की प्रमुख बाधा को दूर किया था। सदियों के पिछड़ेपन, पूर्वग्रह, असमानता और अज्ञान अभी भी देश पर हावी थे और पुनर्रचना का लंबा काम अभी शुरू ही हुआ था। जैसा कि 1941 में अपने निधन से 3 माह पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वह अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंततः सूखेगा। तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। इस काल के बारे में नेहरू ने बाद में लिखा, भय और घृणा ने हमारे मन को जकड़ लिया था और सभ्यता के सारे बंधन टूट चुके थे। एक दरिंदगी के बाद दूसरी दरिंदगी देखने में आई और मानव शरीरधारी प्राणियों की निर्मम पशुता को देखकर हृदय एकाएक शून्य से भर उठा। चिराग एक एक करके बुझते नजर आए। हाँ, तभी नहीं, क्योंकि 2-1 अभी भी उमड़ते तूफान में टिमटिमा रहे थे। हम मरने वालों और मर रहे लोगों के प्रति और मौत से भी अधिक भयानक दौड़ उठा रहे लोगों के प्रति दुखी थे। इससे भी अधिक दुखी थे हम, भारत, अपनी ताजी माता के प्रति, जिसकी मुक्ति के लिए हम इतने वर्षों से प्रयास करते आ रहे थे। इससे पहले 1947 में अपने जन्मदिन पर एक पत्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गांधी जी ने कहा था कि वह अब और जीना नहीं चाहते और वह ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वह मुझे आंसुओं की इस घाटी से उठा ले और मुझे उस हत्याकांड का असहाय दर्शक न बना रहने दे जो बर्बर बन चुका मनुष्य कर रहा है, भले ही वह अपने आप को मुसलमान या हिंदू या कुछ और ही क्यों ना कहता हो। लेकिन स्वाधीनता के संघर्ष ने औपनिवेशिक शासन को ही नहीं उखाड़ फेंका था, इसकी एक तस्वीर भी सामने रखी थी। यह तस्वीर एक लोकतांत्रिक, नागरिक स्वतंत्रताओं से भरपूर और धर्मनिरपेक्ष भारत की थी। यह तस्वीर एक स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक समानता और राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय जनता पर आधारित भारत की थी। यह तस्वीर थी एक ऐसे भारत की जो अपने पड़ोसियों और शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण रहता हो और जिसका आधार एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। इस तस्वीर को मूर्ति रूप देने का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत का नया संविधान बनाकर किया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले इस संविधान ने कुछ बुनियादी
सिद्धांत और मूल्य सामने रखे। इसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें बालिग मताधिकार, सभी बालिग स्त्री पुरुषों के लिए मत देने का अधिकार पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी। यह एक संघीय व्यवस्था होगी जिसमें संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगे। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति जुटाने और उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता आदि। संविधान ने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी तथा सरकारी रोजगार के अवसर की समानता की जमानत दी। यह निश्चित हुआ कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया तथा किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी भारतीयों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार कार्य करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया। साथ ही पूरी तरह राज्य के खर्च पर चलने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगा दी गई। संविधान में कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी निश्चित किए गए, जिन्हें किसी अदालत द्वारा तो लागू नहीं कराया जा सकता, मगर जो कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे। इसमें ये सिद्धांत शामिल हैं: राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में केंद्रीकरण रोकना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान काम का समान वेतन देना, ग्राम पंचायतों की स्थापना, काम और शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता, पूरे देश में एक समान पारिवारिक कानून तथा जनता के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शीर्षक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके तथा मन में सफलता की आकांक्षा लेकर अब भारतीय जनता अपने देश का कायाकल्प करने तथा एक न्यायप्रिय श्रेष्ठ समाज और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समतावादी भारत का निर्माण करने के काम में जुट गई। यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको इससे फायदा अवश्य हुआ होगा। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।